अली एक साधारण लडचका था जो नूराबाद नाम के छोटे से कस्बे में रहता था। उसे आसमान को निहारना और उड़ने के सपने देखना बहुत पसंद था। हर दिन स्कूल के बाद वह अपनी छत पर लेट जाता और बदलते हुए बादलों को देखता, कल्पना करता कि वह ऊंचे आसमान में चीलों के साथ उड़ियच रहा है और हवाई जहाजों से रेस कर रहा है। वह कार्डबोर्ड और स्ट्रॉ से छोटे छोटे ग्लाइडर बनाता और खेतों में दौड़ ढता हुआ अपनी बाहें फैलाकर खुद को एक पंखों वाले सुपर हीरो की तरह महसूस करता। पूरे कस्बे में लोग उसे उड्डान अली के नाम से जानते थे। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और अजान की आवाज पूरे कस्बे में गूंज रही थी, एक अजीब सा लिफाफा आसमान से नीचे गिरा। वह सुनहरी किनारों वाला था और तारों की तरह चमक रहा था। वह हवा में घूमता हुआ सीधे अली के पास छत पर उतर गया। अली ने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया। वह गर्म था। अंदर एक चमकीली स्याही में लिखा पत्र था। प्रिय अली, आपको आसमान में स्थित फ्लाइंग स्कूल में चुना गया है। आधी रात को तैयार रहो, साहस पैक करना मत भूलना। आपका प्रिंसिपल फेडविंग। अली का दिल जोश से भर गया। क्या ये कोई मजाक था, सपना या कुछ सच? वह अंदर भागा और एक छोटा बैग पैक किया। उसने एक नोटबुक, अपना पसंदीदा ग्लाइडर और अपने दादा द्वारा दिया गया लकड़ी का छोटा प्लेन रख लिया, जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था। उसके माता पिता सो रहे थे। घर में शांति थी। आधी रात के करीब अली छत पर बैठा तारों को निहार रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, नूराबाद की हवाओं में एक जादुई सी सरसराहट भर गई। तारे और भी तेज चमकने लगे और हवा में एक मीठी गूंज सुनाई दी। अचानक एक विशाल आकृति आसमान से उतरी। एक बड्ढी उड़ने वाली बस जो बादलों पर तैरती हुई नीचे आ रही थी। उसके पर थे जैसे किसी पक्षी के और प्रोपेलर धीरे धीरे घूम रहे थे। वह अली के सामने आकर धीरे से रुकी। दरवाजा खुला और एक सूट पहना हुआ उल्लू बाहर आया। अली? उल्लू ने पूछा। अली ने सिर हिलाया। आ जाओ युवा उड्ढाक, उल्लू ने टोपी उतारते हुए कहा। मैं प्रोफेसर हूट हूँ। ये तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत है। अली बस में चरच गया और चौंक गया। अंदर से वह बस और भी बड्ढी थी। नर्म बादल जैसे सीटें, चमकते हुए लालटेन और जादुई चित्र दीवारों पर सजे थे। दुनिया भर के अन्य बच्चे भी वहाँ थे। एक लड्डचकी जिसकी बाल अफ्रीकी चोटियों में थे, एक लड्डचका जो एक तैरता हुआ गुब्बारा पकड़े था, और कई और। अली एक चमकती आंखों वाली लड्डकी के पास बैठा। मैं ज़ारा हूँ, उसने एक मिठाई बढ़ाते हुए कहा। अली, उसने जवाब दिया। मैं सपनों में ग्लाइड कर सकती हूँ, उसने गर्व से फुसफुसाया। पीछे बैठा था बिलू, एक मोटा लड्डका जो कागज के हवाई जहाज बना रहा था। मेरे जहाज रॉकेट जैसे उड़ते हैं, उसने कहा। बस ने एक जोरदार झटके के साथ आसमान की ओर उड़ान भरी। तारे उनके चारों ओर चमक रहे थे और एक धूमकेतु हाथ हिलाते हुए पास से गुजरा। अली अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या यह सब सच था? बस बादलों, रोशनी की नदियों और तैरते हुए पहाड़ों के ऊपर से गुजरती रही। कुछ समय बाद वह एक चमकते हुए टापू की ओर नीचे उतरने लगी। जैसे ही छात्र बस से उतरे, संगीत हवा में गूंजने लगा। तैरते हुए लालटेन उनका स्वागत कर रहे थे। टोपी पहने पक्षी बैनर लिए उड़ियच रहे थे, जिन पर लिखा था, स्वागत है उड्ढाको। अली चारों ओर देखता रह गया। उनके डॉर्म बादलों के आकार के थे। डाइनिंग हॉल में खाना खुद प्लेट तक तैर कर आता था। लेकिन सबसे मजेदार थे उनके क्लासेस। मिस क्लाउडविंग एक सुंदर फ्लेमिंगो उड्डन तकनीक पर हाती थीं। संतुलन, ध्यान और हवा पर भरोसा वह घूमते हुए समझाती थीं। मिस्टर थंडरबीक एक सख्त तोता तूफान में दिशा पढ़ाते थे। आसमान तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तूफान तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लेते हैं। शुरू में अली को मुश्किलें हुईं। उसका विंग सूट घूम जाता, वह कपास के पेड्ढों से टकराता और एक बार तो कपड्ढे की रस्सियों में उलझ गया। चिंता मत करो, ज़ारा ने उसे उठाते हुए कहा। बिलू ने उसे अपना खास कागज का जहाज दिया। देखो ये कैसे ग्लाइड करता है, तुम भी सीख जाओगे। दिन ब दिन अली में सुधार हुआ। वह मेहनत करता, क्लास के बाद भी अभ्यास करता और धीरे धीरे वह ग्लाइड करने, फिर उड़ा डिनने और फिर डाइव और स्पिन करने लगा।
उनके पास मजेदार क्लासेस भी थे। क्लाउड सर्फिंग, जादुई बोर्ड्स पर हवा की लहरों की सवारी, विंड राइडिंग, तेज धाराओं को पकड़ डिचना, एरियल एक्रोबैटिक्स, लूप, स्पाइरल और आसमान में लिखावट। अली को अब लगने लगा कि वह सच में जी रहा है। वह अब यहाँ का हिस्सा था। यह एक गर्म और धूप भरी सुबह थी। ब्रिजविल के किनारे मैक्स, एक होशियार और जिज्ञासु लड़का, समंदर के किनारे सीपियां ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर लहरों में कुछ चमकते हुए पड़ी। एक कांच की बोतल थी जिसके अंदर एक मोड़ा हुआ कागज था। मैक्स ने बोतल खोली और कागज निकाला। वो एक पुराना पीला नक्शा था, अजीब निशानों से भरा हुआ, एक बड़ा लाल एक्स और लिखा था रेनबो आइलैंड, रंगों का खोया खजाना। उत्साहित होकर मैक्स दौड़ता हुआ अपने क्लब हाउस पहुंचा, जहां उसके सबसे अच्छे दोस्त जुजू, तोता और टीना, जो टेक्नोलॉजी में माहिर थी, इंतजार कर रहे थे। दोस्तों देखो मुझे क्या मिला, मैक्स चिल्लाया। एक खजाने का नक्शा। जुजू ने पंख फैलाए। खजाना? मुझे तो चमकती चीजें बहुत पसंद हैं। टीना ने चश्मा ठीक किया। रेनबो आइलैंड? ये तो किसी भी मैप पर नहीं है, लेकिन हो सकता है ये असली हो। अगली सुबह तीनों ने मैक्स की नाव दी ब्रेव बबल में सफर शुरू करने का फैसला किया। स्नैक्स पैक थे, गैजेट्स चार्ज थे और जुजू पायरेट की तरह बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था। टीम चल पड़ी अनजान समंदर की ओर। जमीन दिख रही है, जुजू ने 2 घंटे बाद चिल्लाया। एक धुंध से ढका हुआ चमकता हुआ टापू नजर आया। हमने इसे ढूंढ लिया, मैक्स खुशी से बोला। जैसे ही उन्होंने रंगीन रेत पर कदम रखा, आसमान इंद्रधनुषी रोशनी से भर गया। वो पहुंच चुके थे रेनबो आइलैंड, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। पेड़ मुरझा रहे थे, रंग फीके पड़ते जा रहे थे। टीना ने हवा को स्कैन किया। कोई चीज इस टापू से रंग चूस रही है, हमें खजाना जल्दी ढूंढना होगा। तभी एक रोबोटिक आवाज गूंजी। कौन है जो रेनबो आइलैंड की शांति में खलल डाल रहा है? वो था मिस्टर फ्लफ, एक झंग लगा हुआ लेकिन दोस्ताना रोबोट जो टापू की रक्षा कर रहा था। हम खजाना ढूंढने आए हैं, मैक्स ने कहा। तो फिर टापू की पहेलियां हल करनी होंगी, मिस्टर फ्लफ ने जवाब दिया। पहला सुराग उन्हें रेड रॉक तक ले गया, एक मिर्च के आकार का विशाल पत्थर। स्क्रीन पर एक पहेली आई। मैं गर्म हूँ बिना आग के, गुस्से में हूँ बिना क्रोध के, मुझे ढूंढो। रूबी कुंजी, खुल जाएगा अगला पन्ना अभी। टीना ने सोचते हुए कहा। लाल यानी गर्म, शायद कुछ धूप में। मैक्स ने एक लाल छिपकली को देखा जो धूप सेंक रही थी। उसके नीचे छुपा था एक चमकता हुआ लाल रूबी की। शाबाश, मिस्टर फ्लफ बोला। अब चलो ऑरेंज ग्रो की ओर। ऑरेंज ग्रो में विशाल फल और चिपचिपी बेलें थीं। जुजू आगे उड़ गया और एक पेड़ में उलझ गया। बचाओ, मैं तोता प्रेटजल बन गया हूँ। मैक्स और टीना ने उसे बचाया, लेकिन तभी कुछ ग्रे रंग के रंगहीन केकड़े हमला करने लगे। हमारे रंग किसने चुराए? एक केकड़ा चिल्लाया। रंगों का चोर कैप्टन ग्रोल, दूसरे ने कहा। टीना बोली, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन पहले अगली पहेली। स्क्रीन पर लिखा था, मुझे छीलो तो हंसी आती है, रसदार हूँ मगर पी नहीं सकते। सूरज का टुकड़ा ढूंढो, डूबने से पहले पकड़ लो। उन्होंने एक विशाल संतरे को काटा। उसके अंदर चमकता हुआ ऑरेंज की थी। येलो मार्च में दीवारें लगातार बदल रही थीं। सब गड़बड़ था। ये तो पागल खाना है, जुजू चिल्लाया। कंपास यूज करो, मैक्स ने कहा। टीना के गैजेट में रूबी और ऑरेंज कीच चमकने लगीं। वो भूल भुलैया के बीच पहुंचे और एक सूरजमुखी के अंदर से येलो की मिली। मिस्टर फ्लफ फिर प्रकट हुआ। अब चलो ग्रीन गार्डन। ग्रीन गार्डन में पौधे बीमार दिख रहे थे। आसमान काला हो गया। अचानक एक उड़ती हुई जहाज ऊपर से निकली। उस पर था कैप्टन ग्रोल, रंग चूसने वाली मशीन के साथ। किसने मेरी चीज चुराने की हिम्मत की? वो गरजा। और तुम रंग चुरा रहे हो, टीना ने कहा। क्योंकि मैं खजाना हमेशा के लिए ग्रे रखना चाहता हूँ ताकि कोई ले न सके। मैक्स ने चाबियां दिखाई। हम रंग वापस लाएंगे। तभी मिस्टर फ्लफ बोला, रुको, मैं तो खजाने का रक्षक था, पर कैप्टन ने मेरी मेमोरी मिटा दी थी।
आखिरी चाबी थी ब्लूबे में, पानी के नीचे। स्नॉर्कल पहनकर और जुजू एक जेलीफिश पर बैठकर अंदर गया। मिल गई, मैक्स चिल्लाया, पर कैप्टन ग्रोल अपने पनडुब्बी में आ गया। टीना ने अपना टेक गैजेट इस्तेमाल करके उसकी सबमरीन को जाम कर दिया। बुलबुले फूटे। मैक्स ने नीली सैफायर की उठा ली। चारों चाबियां चमक उठी। टापू पर एक खजाने का बक्सा जमीन से ऊपर उठा। कैप्टन ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन चाबियों से इंद्रधनुषी रोशनी निकली और उसकी मशीन टूट गई। रंग पूरे टापू में लौट आए। उन्होंने बक्सा खोला। अंदर सोना नहीं था, बल्कि एक चमकता हुआ प्रिज्म था। ये है इस टापू का दिल, मिस्टर फ्लफ ने कहा। यही रंग और खुशी देता है, और अब ये फिर से सुरक्षित है। मैक्स मुस्कुराया। टापू फूलों और इंद्रधनुष से भर गया। रंगीन केकड़े नाचने लगे। कैप्टन ग्रोल भी थोड़ा खुश दिखने लगा। तुम चाहो तो यहीं रहकर मदद कर सकते हो, मैक्स ने कहा। वो मुस्कुराया। अब मैं एक रेनबो पायरेट बनूंगा। दोस्तों ने मिस्टर फ्लफ केकड़ों और टापू को अलविदा कहा। ये मेरी सबसे मजेदार एडवेंचर थी, जुजू बोला। और हमने एक टापू बचा लिया, टीना बोली। चलो इस नक्शे को फ्रेम कर देते हैं, मैक्स बोला, और अगले रहस्य का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो लौट रहे थे, पानी में एक और बोतल बहती हुई आई। जुजू की आंखें फैल गईं। फिर से शुरू? और तीनों हंसते हंसते डूबते सूरज को देखते रहे, जो आसमान को सबसे खूबसूरत रंगों से भर रहा था। समाप्त। मैक्स एक आम 10 साल का बच्चा नहीं था। जब मोहल्ले के बच्चे पार्क में खेलते, वो अपने तहखाने के लैब में नई नई चीजें बना रहा होता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बोलने वाली रोबोटिक बिल्ली थी, टोफू। टोफू मजेदार बातें करता, उड़ भी सकता था, और लेजर फेंकने वाला सिस्टम भी था उसमें। हालांकि उसके जोक्स बहुत बोरिंग होते थे। मैक्स अपनी नानी के साथ रहता था। नानी बहुत प्यारी थी, चांदी जैसे बाल और मीठी सी मुस्कान। हर रात सोने से पहले वो उसे जादू, टाइम ट्रेवल और रहस्यमयी मशीनों की कहानियां सुनाती थी। मैक्स को वो कहानियां मजेदार लगती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो हकीकत भी बन सकती है। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, मैक्स घर की अटारी में पुराना सामान ढूंढ रहा था। तभी उसे एक लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बे में एक पुरानी सोने की घड़ी थी, जिसमें अजीब से निशान और नीला चमकता पत्थर लगा था। नानी, ये घड़ी किसकी है? उसने पूछा। नानी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। ये तुम्हारे नाना की थी, उन्होंने धीमे से कहा। वो एक टाइम गार्जियन थे। चैप्टर 2, गुजरे वक्त के राज। टाइम गार्जियन मतलब? मैक्स हैरान हो गया। मतलब वो वक्त की हिफाजत करते थे। जब कोई बुरा आदमी इतिहास को बदलने की कोशिश करता, तो वो वक्त में जाकर उसे रोकते थे। ये घड़ी उसी काम के लिए बनाई गई थी। मैक्स की आंखें चमक उठी। उस रात वो अपनी लैब में घड़ी को समझने की कोशिश करता रहा। टोफू भी उसके साथ था। घड़ी पर एक बटन था जिस पर VT लिखा था। जैसे ही मैक्स ने उसे दबाया, एक ब्लू लाइट चमकी और एक गोल सा पोर्टल खुल गया। हमें शायद इसे नहीं छूना चाहिए था, टोफू बोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊश! दोनों पोर्टल में खिंच गए। चैप्टर 3, डायनासोर और खतरा। आंख खुली तो वो एक घने जंगल में थे। चारों तरफ अजीब पेड़ पौधे और एक बहुत बड़ा डायनासोर, एक असली जिंदा टीरेक्स। भागो! मैक्स चिल्लाया। वो और टोफू एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। उसी वक्त एक बड़ी फ्लाइंग मशीन उनके ऊपर आई। उस पर लिखा ज़ार्गो कॉर्प। एक माइक से आवाज आई, इन जानवरों को पकड़ो, मैं इतिहास को दोबारा लिखूंगा। डॉज जार्गो, टोफू बोला। कौन? मैक्स ने पूछा। ये वही है जिसने तुम्हारे नाना से टाइम वॉच चुराने की कोशिश की थी। अब लगता है वो डायनासोर से टाइम आर्मी बना रहा है। चैप्टर 4, भविष्य से आई लड़की टीरेक्स से बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक एक और पोर्टल खुला। एक होवर बाइक पर एक लड़की निकली, सिल्वर सूट पहने, बाल हवा में उड़ते और हाथ में प्लाज्मा स्लिंग शॉट। तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो बैठो, उसने कहा। वो थी लीना, साल 3090 की एक टाइम गार्जियन। मैं तुम्हारे नाना की शागिर्द थी, लीना ने बताया। डॉज जार्गो को रोकने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। चैप्टर 5, पहला मिशन। लीना ने मैक्स को टाइम वॉच की पावर सिखाई। ये वक्त को धीमा कर सकती है, कुछ मिनट पीछे कर सकती है, या जरूरत पड़ने पर एक छोटा पोर्टल खोल सकती है। पहला मिशन,
साल मीन ने ड्रूजी जाना, जहां जार्गो दुनिया का पहला रॉकेट प्लान चुराने की कोशिश कर रहा था। तीनों पुराने जमाने के कपड़े पहनकर एक साइंटिस्ट की लैब पहुंचे। डॉ जार्गो वहां पहले से मौजूद था। रुक जाओ, मैक्स ने चिल्लाया। जार्गो ने हंसते हुए कहा, एक बच्चा, एक बिल्ली और एक नौसीखी लड़की, यही रुकावट है मेरी। मैक्स ने टाइम वॉच से वक्त धीमा कर दिया, ब्लूप्रिंट छीना और सब मिलकर वहां से भाग निकले। चैप्टर 6, भविष्य की जंग। अब जार्गो बहुत नाराज था। उसने साल पाथुजन में एक टाइम फोर्ट्रेस बना ली, जिससे वो पूरी टाइमलाइन बिगाड़ने लगा। हर युग में उसके रोबोट फैल चुके थे, मिस्र के पिरामिड से लेकर चांद तक। मैक्स, लीना और टोफू ने अलग अलग वक्तों से हीरो इकट्ठा किए, जैसे लियोनार्डो दा विंची, झांसी की रानी और एक बुद्धिमान डायनासोर जिसका नाम था ग्रुम्बल। अंतिम लड़ाई जार्गो की टाइम फोर्ट्रेस में हुई। यह तुम्हारा आखिरी समय है जार्गो, मैक्स ने कहा। जार्गो ने घड़ी पर झपट्टा मारा, लेकिन मैक्स ने उसे घड़ी से निकाले गए टाइम बबल में फंसा दिया। एक ऐसा लूप जहां वो बार बार वही दिन जीता रहेगा और कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। चैप्टर 7, घर वापसी और नई शुरुआत। मैक्स वापस अपने टाइम में लौट आया। नानी ने उसे गले लगाया। तुम अब सिर्फ मेरा पोता नहीं, एक टाइम गार्जियन हो, उन्होंने प्यार से कहा। टोफू बोला, अब क्या करेंगे बॉस? मैक्स मुस्कुराया, अब अगली मुहिम की तैयारी, क्योंकि टाइम की रखवाली तो अभी शुरू हुई है। समाप्त। मैक्स आम लड़कों जैसा नहीं था। जहां और बच्चे वीडियो गेम खेलते या साइकिल चलाते, वहीं मैक्स अपना समय गैरेज में मशीनें बनाने में बिताता। बड़े चश्मे, बिखरे बाल और कमर पर टूल बेल्ट के साथ वो एक छोटे साइंटिस्ट जैसा लगता था। उसका ताजा आविष्कार था टाइम क्लॉक। ये बन गया, मैक्स चिल्लाया, एक सुनहरी पॉकेट वॉच जैसा चमकता यंत्र दिखाते हुए। अब हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। जारा की आंखें चौड़ी हो गई। सच में डायनासोर के पास जा सकते हैं, या फ्यूचर में? हाँ, मैक्स ने गर्व से कहा, कहीं भी, किसी भी वक्त। तभी टीको अंदर आया, नीली आंखों वाला छोटा रोबोटिक बिल्ली। टाइम ट्रेवल, म्याउनिफिसेंट। पहली ट्रिप की तैयारी। मैक्स ने टाइम क्लॉक के डायल घुमाए। चलो कुछ सिंपल ट्राई करते हैं, 100 साल पीछे चलते हैं। जारा ने टीको को कसकर पकड़ लिया। टाइम क्लॉक तेजी से टिक करने लगी। हवा में चमक आई और जैप, वो गायब हो गए। जब रोशनी गई तो वो एक पुराने से गांव में थे। लोग लकड़ी की गाड़ियों में चल रहे थे, कपड़े भी पुराने जमाने जैसे थे। कमाल है, जारा बोली। सावधान रहो, मैक्स ने कहा, हमें यहां कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। लेकिन किसी की नजर उन पर थी। अध्याय 3, प्रोफेसर ग्रिम्बल की एंट्री। वर्तमान में प्रोफेसर ग्रिम्बल, जो कभी एक साइंस कॉन्टेस्ट में मैक्स से हार चुका था, एक उड़ने वाले कैमरे से सब देख रहा था। टाइम क्लॉक, हाँ, उसने गुर्राया। अगर ये मेरे पास हो तो मैं फ्यूचर और पास्ट का राजा बन जाऊं। उसने अपनी घड़ी का बटन दबाया। एक गुप्त दरवाजा खुला जिसमें उसकी नई मशीन थी, टाइम स्नैचर। अब मैक्स से वो क्लॉक लेनी ही पड़ेगी, उसने शातिर हंसी हंसते हुए कहा। बधे, मुश्किलें पुराने जमाने में। गांव में घूमते हुए टीको एक लड़के से टकरा गया जिसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। अरे, उसे छोड़ो, जारा चिल्लाई और उन लड़कों को भगा दिया। मेरा नाम एलियास है, शुक्रिया का बोला। हम बस घूमने आए हैं, मैक्स मुस्कुराया। तभी टाइम क्लॉक लाल चमकने लगी। ओह, मैक्स बोला, कोई हमें खींच रहा है, और वो अचानक गायब हो गए, लेकिन एक परछाई पीछे रह गई। अध्याय, भविष्य में फंसे। जैप, वो गिरे और देखा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, उड़ती गाड़ियां और सड़कों पर चल रहे रोबोट। ये तो 325 साल लग रहा है, जारा बोली। टाइम क्लॉक से धुआं निकल रहा था। ये खराब हो गया, मैक्स बोला। अब हम फंसे हुए हैं। एक रोबोट मैकेनिक ओट्टो ने उनकी मदद की, लेकिन तभी अलार्म बजा। टाइम ट्रैवलर डिटेक्टेड, और मेटल की बाहें उन्हें पकड़ ले गई। अध्याय 6, ग्रिम्बल का जाल। वो जागे तो देखा कि वो एक चमकदार पिंजरे में है और सामने प्रोफेसर ग्रिम्बल मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया टाइम क्लॉक लाने के लिए, उसने कहा। तुम बच नहीं सकते, जारा चिल्लाई। मैंने तुम्हारी सारी टाइम जर्नी ट्रैक कर ली है, अब पूरा समय मेरा होगा। ग्रिम्बल हंसा। मैक्स ने टीको से फुसफुसाकर कहा, डोर हैक कर सकते हो? काम चालू है। टीको की आंखें तेजी से ब्लिंक करने लगी। अध्याय 7, समय के बीच भागना। पिंजरा खुला। मैक्स ने टाइम क्लॉक ली और सेट किया। अब कहां?
जारा ने पूछा। जहां ये नहीं हो, मैक्स ने कहा। वो कूदे और पहुंचे प्राचीन मिस्र। हर तरफ पिरामिड थे, ऊंट चल रहे थे। वो बाजार में छुपे, लेकिन ग्रिम्बल के ड्रोन उनके पीछे पीछे आ गए। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता, जारा बोली। अब हमें टाइम की शुरुआत में जाना होगा ताकि इसे मिटाया जा सके। अध्यायात शुरुआत की ओर। टाइम क्लॉक ज्यादा तेज चमकने लगी। तीनों ने हाथ पकड़े और सारी दुनिया तारों और रोशनी में बदल गई। अब वो एक शून्य में थे, जहां से ग्रह और आकाशगंगा बन रही थी। बहुत सुंदर है, जारा फुसफुसाई। मैक्स ने एक स्पेशल स्क्रू ड्राइवर निकाला। अगर मैं ये पलट दूं और एनर्जी को रिवर्स करूं, बूम, एक लहर फैली जिसने ग्रिम्बल का ट्रैकिंग सिग्नल मिटा दिया। लेकिन टाइम क्लॉक अब टूटने लगी थी। गाइनाइन, टाइम सिटी में आखिरी लड़ाई। वो पहुंचे टाइम सिटी, वो जगह जहां सारे समय की रेखाएं मिलती हैं। ग्रिम्बल वहां पहले से था, एक विशाल रोबोट सूट में। कोई मुझे नहीं रोक सकता, वो गरजा। मैक्स ने जारा से कहा, एक आखिरी मौका है। जब मैक्स ने ग्रिम्बल को उलझाया, जारा और टीको ने टाइम क्लॉक को रिप्रोग्राम किया। एक टाइम लूप बना जिसने ग्रिम्बल को फंसा दिया। नहीं, वो चिल्लाया और एक सेकंड में फ्रीज हो गया। अध्याय 10, वापसी घर की ओर। टाइम क्लॉक अब बुरी तरह टूटी हुई थी। अब और टाइम ट्रेवल नहीं हो सकता था। पर हमने इतिहास रचा है, जारा मुस्कुराई। टीको बोला, और भविष्य बचाया। वापस मैक्स के गैरेज में उन्होंने टाइम क्लॉक को एक बॉक्स में रखा जिस पर लिखा था, सिर्फ इमरजेंसी में खोलें। मैक्स ने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, अब अगला आविष्कार तैयार करें। जारा हंसते हुए बोली, हमेशा तैयार। यह कहानी किसी सामान्य दिन की तरह शुरू हुई। स्कूल की घंटी बजी, बच्चे आधे खाए पराठों के साथ दौड़ते हुए आए। उनके जूते के फीते खुले थे और उनकी आंखों में नींद थी। लाउड स्पीकर पर प्रिंसिपल मैमूना की आवाज गूंज उठी, सभी छात्र कृपया अपनी कक्षाओं में जाएं। आज हमारे पास एक विशेष मेहमान है। हसन ने मजीद के पास झुककर फुसफुसाया, शायद कोई बोरिंग सा साइंटिस्ट होगा जो दांतों की सफाई या कचरे का डिब्बा इस्तेमाल करने की अहमियत बताएगा। मैं तो सोने ही वाला हूं, लेकिन तभी बांग, कक्षा का दरवाजा जोर से खुला। एक अजीब आदमी अंदर आया। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखों पर टेढ़ी चश्मा था, लंबी कोट पहने था और हाथ में एक पंखा था। लेकिन ये कोई आम पंखा नहीं था। ये खुद ही घूम रहा था और बिजली की ऊर्जा से चमक रहा था। मैं हूं प्रोफेसर पकौड़ा और मैं वापस आ गया हूं। बच्चे स्तब्ध होकर उसे देख रहे थे। क्या उसने पकौड़ा कहा? मजीद ने पूछा। भाग दू पंखे की ताकत। प्रोफेसर पकौड़ा ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ पंखा मेज पर रखा। बच्चों, मेरी सबसे बड़ी खोज, पंखा नंबर 3। जो भी तुम इसके सामने कहोगे वो सच हो जाएगा। सभी बच्चे हंस पड़े। मजीद, जो हमेशा मासूम रहता था, हाथ उठाकर मजाक करते हुए बोला, मुझे एक आइसक्रीम चाहिए। पंखा घूमने लगा, चिंगारी उड़ी और अचानक सप्लैट, चॉकलेट आइसक्रीम मजीद के हाथों में गिर पड़ी। क्या? पूरी कक्षा एक साथ चिल्लाई। हसन अब उत्साहित होकर बोला, मुझे एक रोबोट चाहिए जो मेरा होमवर्क करे। वह अचानक एक छोटा रोबोट कक्षा में घुसा और अपनी पंजे में किताबें और पेंसिल पकड़ कर आया। नमस्ते, गणित का होमवर्क पूरा करने के लिए तैयार हूं, उसने बीप की आवाज में कहा। कक्षा खुशी से चिल्ला उठी। भाग 3, चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। यह राज आग की तरह फैल गया। जो भी पंखे के सामने कहो वह सच हो जाता है। जल्द ही कक्षा एक सर्कस में बदल गई। बबलू, मुझे सोने के लिए 20 पलंग चाहिए। 20 पलंग पिछली दीवार से टकरा गए। मुझे एक उड़ने वाली साइकिल चाहिए। वह छत के पंखे में टकरा गई। अली, मुझे एक डायनासोर चाहिए। एक छोटा टी-रेक्स एक शिक्षक को गलियारे में दौड़ाते हुए पकड़ रहा था। एक लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे उड़ना है। वह छत से चिपक गई, मदद के लिए चिल्लाती हुई। और इन सब के बीच प्रोफेसर पकौड़ा एक पागल वैज्ञानिक की तरह हंस रहे थे। यह तो बस प्रयोग की शुरुआत है। फिर हादसा हो गया। हसन, जो अब खुद को बहुत आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था, मजाक करते हुए बोला, काश प्रिंसिपल मैमूना चूहा बन जाए। पंखा घूमने लगा, चमकने लगा और पफ, प्रिंसिपल मैमूना धुएं में गायब हो गई। उनकी जगह एक चूहा खड़ा था जो ऊंची एड़ी की चप्पल पहनकर गुस्से में बड़बड़ रहा था। कक्षा चुप हो गई। ओह नहीं, मजीद ने फुसफुसाया, हमने बहुत दूर जा लिया है। चूहा प्रिंसिपल ने आदेश देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं सका। स्कूल आधिकता में बदल गया था। भाग 5,
इसे ठीक करने की योजना हसन को पता था कि इसे ठीक करना होगा। उसने मजीद और बबलू को एक साथ इकट्ठा किया। ठीक है दोस्तों, हमने गड़बड़ कर दी, अब इसे ठीक करते हैं। बबलू ने उपकर कहा, क्या हम सिर्फ सो नहीं सकते और इस सब को भुला नहीं सकते? नहीं, हसन ने कहा, हमें कोई ध्यान बंटाने की जरूरत है। बबलू ने निर्णय लिया कि वह सोने का नाटक करेगा। वह झूठ बोलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। प्रोफेसर पकौड़ा पलट कर देखे। उसी समय हसन ने छलांग लगाई, पंखा पकड़ा और चिल्लाया, हम सब कुछ वापस जैसा चाहते हैं। पंखा तेजी से घूमने लगा, तेजी से, और फिर एक बड़ी चमक। सभी चीजें गायब हो गई। रोबोट, डायनासोर, उड़ती लड़की, पलंग, अराजकता, और प्रिंसिपल मैमुना वापस आ गई, हैरान होकर पलकें झपकाते हुए और हाथ में एक फाइल पकड़े हुए। भाग 6, प्रोफेसर निष्कासित। मैमुना ने प्रोफेसर पकौड़ा को देखा और चिल्लाते हुए बोली, बाहर, तुम और तुम्हारा पंखा इस स्कूल से प्रतिबंधित है। प्रोफेसर पकौड़ा सिर्फ हंसा। तुमने अभी मेरा आखिरी काम नहीं देखा। और उसने अपने पंखे को घुमाते हुए चमक के झरने में गायब हो गया। बच्चे कुछ समय के लिए चुप थे, फिर सभी ने राहत की सांस ली। हमें अब अजीब गैजेट से बचकर रहना चाहिए, मजीद ने कहा। हाँ, हसन ने कहा, कम से कम तब तक जब तक अगला मजेदार एडवेंचर नहीं जाता। परिणाम स्कूल धीरे धीरे सामान्य हो गया। पलंग चले गए, डायनासोर गायब हो गया और उड़ने वाली साइकिल अब नहीं थी। हालांकि अराजकता की यादें अब भी ताजा थी। मैमुना ने एक आपातकालीन सभा बुलाई। छात्रों, आज हमने अनियंत्रित कल्पना और प्रौद्योगिकी के गलत इस्तेमाल के खतरों को देखा। यह हम सभी के लिए एक पाठ है। हसन और मजीद एक दूसरे को अपराध बोध भरी नजरों से देख रहे थे। सभा के बाद सभी छात्र खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। क्या तुम सोचते हो कि प्रोफेसर पकौड़ा वापस आएंगे? सना ने पूछा। मुझे उम्मीद नहीं है, अली ने जवाब दिया, लेकिन अगर वह आए तो शायद हम ज्यादा सावधान रह सकते हैं। भाग 8, एक नई खोज। एक हफ्ते बाद हसन स्टोरेज रूम की सफाई कर रहा था तो उसने एक अजीब नोटबुक पाई। इसमें गैजेट्स के स्केच और अजीब भाषा में नोट्स थे। दोस्तों, देखो तो, हसन ने आवाज दी। मजीद और बबलू जल्दी से पास आए। यह तो प्रोफेसर पकौड़ा की हैंडराइटिंग जैसी लग रही है, मजीद ने कहा। उन्होंने वह नोटबुक मैमुना को दिखाने का निर्णय लिया। वह ध्यान से उसे देख रही थी। यह खतरनाक हो सकता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि यह गलत हाथों में न जाए। वह इसे अपनी ऑफिस की तिजोरी में बंद कर दी। एक सुबह हसन को अपनी डेस्क पर एक लिफाफा मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, बस फी का वैक्स सील लगा था। उसने धीरे धीरे उसे खोला। प्रिय हसन, कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका सही उपयोग करना सीखो। हसन चारों ओर देखने लगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने पत्र को अपनी जेब में डाल लिया। उसके अंदर रोमांच और संकोच का मिश्रण उमड़ रहा था। भाग Z। कुछ महीने बीत गए और वह घटना एक दूर की याद बन गई थी। लेकिन एक दिन एक विज्ञान मेले के दौरान एक नया प्रदर्शनी सबकी नजरों को आकर्षित कर रही थी। यह एक बूथ था जो फी द्वारा नवाचार लिखा हुआ था। अंदर एक युवा आविष्कारक प्रोफेसर पकौड़ा के जैसे गैजेट्स दिखा रहा था। हसन उसके पास गया। तुम इन विचारों को कहां से लाए हो? आविष्कारक मुस्कुराया। मानो या ना मानो, प्रेरणा सबसे अप्रत्याशित जगहों से आती है। हसन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह हो सकता है? कहानी का संदेश, कुछ भी ज्यादा, यहां तक कि मस्ती भी खतरनाक हो सकती है। हमेशा सोच समझकर इच्छा करें, खासकर अगर कमरे में कोई जादुई पंखा हो। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।